हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 4 जून 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। पहली न्यूज़ है, केंद्र सरकार ने नई ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के विकास की घोषणा की है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे के तहत नए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के विकास की घोषणा की है। ये नकोदर से अमृतसर शहर को जोड़ने के लिए बनाया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाल साहिब और खडूर साहिब होकर गुजरेगा। इसके साथ ही अमृतसर से गुरदासपुर तक की सड़क को भी पूरी तरह से सिग्नल फ्री किया जाएगा इस कॉरिडोर के तहत। इससे नकोदर से अमृतसर या करतारपुर के रास्ते गुरदासपुर जाने का विकल्प उपलब्ध हो सकेगा। और हाल ही में विकसित किए गए डेरा बाबा नानक और करतारपुर साहिब अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग को भी इससे जोड़ा जाएगा। यह परियोजना के पूरे होने के बाद अमृतसर से दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचने में मात्र 4 घंटे का समय लगेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक्सप्रेसवे हो जाएगा, क्योंकि जो ये टाइम है जो अमृतसर से दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचने का, उसमें सिर्फ 4 घंटे लगेंगे जब ये परियोजना पूरी हो जाएगी। तो चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में घोषित नए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के तहत किन स्थानों को जोड़ा जाएगा? तो नकोदर से अमृतसर शहर, भिवानी से अमृतसर शहर, नोएडा से अमृतसर शहर या नकोदर से धर्मशाला। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, जो है नकोदर से अमृतसर शहर। तो चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। गायत्री आई कुमार ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त। हाल ही में गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वर्तमान में सुश्री गायत्री यूरोपीय संघ, लक्समबर्ग की ग्रैंड डची और बेल्जियम में भारत की राजदूत हैं। वे 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी भी हैं और उन्होंने सेवानिवृत्त हुई रुचि घनश्याम का स्थान लिया है। तो हाल ही में गायत्री आई कुमार ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त नियुक्त की गई है। तो चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में गायत्री आई कुमार को किस देश में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखते हैं। भाजपा नेता के एन लक्ष्मणन का निधन हो गया है। तो हाल ही में जो भाजपा के नेता हैं एन लक्ष्मणन, सलेम में वृद्धावस्था के कारण उनका निधन हो गया है। वह 2 बार तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने के एन लक्ष्मण के निधन पर दुख व्यक्त किया है और आपातकाल विरोधी आंदोलन में के एन लक्ष्मण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही उन्हें सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। तो चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एन लक्ष्मणन का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? कार्टूनिस्ट, राजनीति, अभिनय और विज्ञान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि है। तो चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। NEIST जोरहट परिसर में कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित। तो हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरहट परिसर, असम में एक कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। असम के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। NEIST जोरहट कोविड-19 परीक्षण सुविधा खोलने वाला असम का पहला अनुसंधान और विकास संस्थान है। संस्थान के 10 वैज्ञानिकों की एक टीम सक्रिय रूप से वायरस से RNA को अलग करने में लगी हुई है। तो इससे एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि हाल ही में कौन से इंस्टीट्यूट को कोविड-19 परीक्षण असम में कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। तो इस तरह से प्रश्न भी किसी भी न्यूज़ से पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो उससे जुड़ा आपको दे देंगे, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर। तो सही उत्तर हो जाएगा असम। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। फ्रांस ने भारत को समय पर राफेल विमान की डिलीवरी का आश्वासन दिया है। हाल ही में फ्रांस की सशस्त्र बल मंत्री सुश्री फ्लोरेंस पार्ली ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौती के बावजूद भी भारत को समय पर राफेल विमान की डिलीवरी का आश्वासन दिया है। साथ ही भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति भी व्यक्त की गई है। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 2020 से 2022 तक हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के फ्रांसीसी अध्यक्ष का
स्वागत किया गया है। और ये जो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी है, ये एक बाईएनियल इवेंट है, यानी कि हर 2 साल में एक बार होने वाली मीटिंग है और इस बार इसकी अध्यक्षता फ्रांस करेगा। इसके अतिरिक्त दोनों मंत्रियों ने 2018 के हिंद महासागर क्षेत्र पर भारत फ्रांस संयुक्त सामरिक विजन को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। बात करें राफेल की, तो यह एक ट्विन जेट लड़ाकू विमान है। इसके विमान वाहक और समुद्री किनारे दोनों से संचालित किया जा सकता है और बहुमुखी राफेल सभी लड़ाकू विमानन मशीनों को पूरा करने में सक्षम है। तो चलिए अब इससे जुड़ा एक प्रश्न भी देख लेते हैं। भारत किस देश से राफेल विमान खरीद रहा है? रूस, जापान, फ्रांस या अमेरिका? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि है फ्रांस। अगली न्यूज देखते हैं। आदेश कुमार गुप्ता को भाजपा की दिल्ली इकाई का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में भाजपा के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली इकाई का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वे मनोज तिवारी का स्थान लेंगे। श्री तिवारी को 2016 में भाजपा दिल्ली इकाई प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। साथ ही श्री नड्डा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साई को छत्तीसगढ़ राज्य का अध्यक्ष और एस तिकेंद्र सिंह को मणिपुर राज्य प्रमुख के रूप में नामित किया है। तो चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में आदेश कुमार गुप्ता को भाजपा की किस इकाई का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? केरल, दिल्ली, बिहार या मणिपुर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि है दिल्ली। अगला न्यूज देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए 3 नई योजना की घोषणा की गई है। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण इकाइयों के विकास के लिए 3 नई योजनाओं की घोषणा की है। ये योजनाएं इस प्रकार हैं: उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, घटक निर्माण योजना और क्लस्टर योजना। इन नई योजनाओं से 2025 तक पर्याप्त निवेश, मोबाइल फोन व उनके भागों के उत्पादन में 10 लाख करोड़ का इजाफा होने की उम्मीद है। साथ ही इससे लगभग 5 लाख प्रत्यक्ष और 15 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। बात करें भारत के वैश्विक हिस्सेदारी की इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो 2012 में ये 1.3% थी, जो कि बढ़कर 2018 में 3% हो गई है। देश दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है और अब भारत की यह कोशिश है कि दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण देश के रूप में उभरने के लिए देश को तैयार किया जाए। तो चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण इकाइयों के विकास के लिए किस या किन नई योजनाओं की घोषणा की गई है? उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, घटक निर्माण योजना, क्लस्टर योजना, उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि ये जितनी भी तीनों योजनाएं हैं, ये तीनों योजनाएं घोषित की गई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण इकाइयों के विकास के लिए। तो चलिए अगली न्यूज देखते हैं। पुणे के एक संस्थान ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम कोविड-19 डिटेक्शन टूल विकसित किया है। हाल ही में पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम कोविड-19 डिटेक्शन टूल विकसित किया है। इसमें संक्रमण की पहचान करने के लिए मरीजों की छाती के एक्सरे का उपयोग किया जाता है। इस एआई उपकरण पर संदिग्ध रोगियों की छाती के एक्सरे अपलोड करके तुरंत कोविड-19 या अन्य प्रकार के श्वसन विकारों के कारण किसी भी असामान्यता की पुष्टि की जा सकती है। यह रेडियोलॉजिस्ट के लिए एक उपयोगी उपकरण साबित होगा और टेलीमेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम कोविड-19 डिटेक्शन टूल किस संस्थान ने विकसित किया है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे, आईआईटी मुंबई, आईआईएससी बेंगलुरु और एनआईवी पुणे। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, जो कि है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत अरुणाचल प्रदेश में 100% घरेलू नल कनेक्शन का लक्ष्य। हाल ही में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में 100% घरेलू नल कनेक्शन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए अरुणाचल प्रदेश की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी भी प्रदान की गई है। राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों को 100% नल कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है।
जल जीवन मिशन की बात करें तो इस मिशन की घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति द्वारा जल प्रदान करना है। इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय एक नोडल एजेंसी है। तो क्योंकि जल, हम सब जानते हैं कि जल बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए और इसकी बचत करना बहुत ही आवश्यक है। इसको सही से इस्तेमाल करना ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ बचे और जिन जिन घरों में स्वच्छ जल पीने के लायक जो जल है वो नहीं पहुंच पा रहा है, वहां तक सरकार पूरी कोशिश करेगी कि वहां तक उसको पहुंचाया जाए इस जल जीवन मिशन के तहत, खासकर ग्रामीण घरों में। तो चलिए इसके जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक हर जल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2025, 2024, 2023 या 2022? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जैसे जो कि है 2024। तो 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। मूडीज ने प्रमुख भारतीय कॉर्पोरेट्स की रेटिंग को घटाया। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो वैश्विक ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडीज, और जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर भी है और मूडीज, उसमें इस तरह की जो ग्लोबल क्रेडिट एजेंसीज हैं जो क्रेडिट रेटिंग देती हैं जिसके आधार पर कोई भी कंट्री या कोई भी प्राइवेट कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है। तो मूडीज ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में से एक है और इसने हाल ही में प्रमुख भारतीय कॉर्पोरेट्स की रेटिंग को घटाकर ऋणात्मक किया है, मतलब कि उसको स्टेबल से अभी नेगेटिव कर दिया है। ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसी प्रमुख भारतीय कंपनियों की रेटिंग को घटा दिया है। इसके अलावा मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 7 प्रमुख भारतीय बुनियादी ढांचा कंपनियों को भी डाउनग्रेड किया है, जिसमें नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड, NHCP लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी ट्रांसमिशन आदि शामिल हैं। तो और इससे पहले 1 जून को मूडीज ने जो भारत की सॉवरेन रेटिंग है उसको भी घटाया था और वो जो है BAA2 से जो है घटा के BAA3 नेगेटिव कर दी है। और ये जो रेटिंग होती हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया है, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग होती हैं और इसी के बेसिस पे जो है कोई भी कंपनी या कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में या उस कंट्री की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है। और बात करें हम मूडीज कॉर्पोरेशन की, तो इसे अक्सर मूडीज के रूप में जाना जाता है। यह एक अमेरिकी व्यापार और वित्तीय सेवा कंपनी है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। मूडीज ने प्रमुख भारतीय कॉर्पोरेट्स की रेटिंग को घटाकर ऋणात्मक किया है, इनमें से कौन सा इसमें शामिल है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड और उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि है उपरोक्त सभी। अगली न्यूज देखते हैं। विश्व साइकिल दिवस 3 जून। तो हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस को अप्रैल 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। इसके पीछे का विचार यही है कि साइकिल चलाने से होने वाले स्वास्थ्य लाभों को पहचानना है और साथ ही साइकिल एक सस्ता, विश्वसनीय, सरल, स्वच्छ और पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ परिवहन साधन है। और क्योंकि हमें पता है कि अगर आप कोई भी व्हीकल यूज़ करते हैं जिसमें आपका पेट्रोल यूज़ होता है या डीजल यूज़ होता है, तो उनकी वजह से पोल्यूशन होता है। तो जितना हो सकता है आप छोटे मोटे काम के लिए, आसपास कहीं जाने के लिए आप साइकिल का प्रयोग करिए। तो इससे आपकी सेहत भी सही रहेगी और आपका जो पर्यावरण है उसको भी लाभ होगा और पर्यावरण को लाभ होगा तो आप भी और स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हर साल डैश को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है? 7 जून, 5 जून, 3 जून और 1 जून। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि है 3 जून को हर साल विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स 4 जून की कंप्लीट कर लिए हैं और आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने व्यूज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं
और हमारे चैनल पेंडुलम मीडिया को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए टू रिसीव नोटिफिकेशंस। और हमारे साथ जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।